एक ही घर में कई नॉर्थ जब नजर आने लग जाए क्या होता है? लोग जो है दिशाओं से बड़े भ्रमित होते हैं। लोग जो है दिशाओं से बड़े भ्रमित होते हैं। कंपास में दिखने वाली दिशाओं पे क्या हमको यकीन नहीं करना चाहिए? फोन में जो कंपास होता है हाँ। वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिशा आज जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अगर 10 दिन बाद उसी दिशा को देखूंगा तो क्या वो कुछ और निकलेगी? देखिए 10 दिन बाद भी हो सकती है, एक दिन बाद भी हो सकती है, और एक महीने बाद भी हो सकती है, एक साल बाद भी हो सकती है। फर्क आ सकता है। छोटी छोटी डिग्रियों का इतना बड़ा बदलाव होगा कि जीवन को उथल पुथल कर देगा। हमारी ये 4 मिनट की गेम है, 4 मिनट की गेम है। तो ये जो गेम है ये हम जब सेटिंग करते हैं हम 45 डिग्री की मान के चलते। आजकल जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया है ग्रिड वाला, में उन्होंने 10-10 डिग्री में दिशाओं को बांट दिया है। 0 डिग्री से 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, राइट में और लेफ्ट में, नॉर्थ। जितने वास्तु कंसल्टेंट हमारे यहाँ हैं, मैक्सिमम रेशियो जो है वो ऐसे ही लोगों की, जिन्होंने गलत पढ़ा, गलत पढ़ाया। एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठी हो गई है, उनको ABCD नहीं आता वास्तु का। साउथ में आप सो जाइए और अपना सामान रख दीजिए। वर्क फ्रॉम होम का जो सेटअप है, वास्तु की गाइडलाइंस क्या कहती है? आप अपना जो बेड है वो सदर्न वॉल पे लगाएं और आप अपनी टेबल जो है वॉल पे लगाएं। खराब वास्तु आपको एरोगेंट भी बनाता है। यस। रात में कपड़े धोना और सुखाना, क्या ये खराब वास्तु का संकेत है? आप घर पे वो मैट्रेस यूज ना करें जिसके बीच में स्प्रिंग हो। आप सुबह फ्रेश नहीं होंगे, आपको थकान महसूस होगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। घर के पास कूड़े का पहाड़ है, क्या आपके घर के वास्तु को इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती है सर। तो साउथ में जब गंदगी होती है तो वो गंदगी ही डालती है हर काम में। आप साउथ आकर्षण का कारण बनता है और नॉर्थ विकर्षण का कारण बनता है। बेवजह के बिल इकट्ठा करना ठीक होता है वास्तु के हिसाब से? आपने अगर साउथ में रख दिए तो बिल भरे नहीं जाएंगे। अगर साउथ की किचन है आपकी तो ये आवाजें तो आपको सुनने को मिलेंगी। जिसके यहाँ किचन साउथ में है, मेड आपकी मालिक है। किन अभिभावकों के और बच्चों के बीच में बढ़ती उम्र के साथ फासले बढ़ जाते हैं? जो बच्चे वेस्ट में या साउथ में सो रहे होते हैं तो वो तो समझ लीजिए हुए ना हुए बराबर है। किन लोगों को किसी पर विश्वास होता ही नहीं है? ए इनिशियल होता है। ये ऐसी राशि है जो अक्सर किसी के काबू नहीं आती। वास्तु अपना चमत्कार जरूर दिखाता है, लेटर और सुनर ये आपको जंप देगा या खत्म कर देगा। आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। जी भर के काम करने के बावजूद रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आ रहे तो परेशान मत होइए। दिक्कत आप में नहीं है, दिक्कत उन दिशाओं में है जो आपके चारों तरफ है। अब इन दिशाओं को समझना है और दिशाओं की साइलेंस को डिकोड करना है। काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। तो असंभव काम को संभव बनाने की कोशिश घनश्याम उपाध्याय शो का ये शानदार पॉडकास्ट तब और ज्यादा आपके लिए इंपैक्टफुल और पावरफुल हो जाता है जब मेरे साथ जुड़ते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर, बहुत सारी बातें कई महीनों से हम आपसे सीखते और समझते आ रहे हैं, लेकिन वास्तु को लेके, दिशाओं को लेके अभी भी भ्रम की स्थिति है। कई बार लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि दिशा कौन सी है, कहां पर है। एक ही घर में कई नॉर्थ जब नजर आने लग जाए तो क्या होता है? नहीं सर, ये प्रॉब्लम तो रही है। हमने भी नोटिस किया है कि लोग जो है दिशाओं से बड़े भ्रमित होते हैं। उन्हें जितना मर्जी सिखा दें, जितना मर्जी वो कंपास देख लें, हमसे सीख लें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाते हैं। तो इसकी सटीकता तो होनी ही चाहिए। अगर ये सटीक है तो सब कुछ सटीक है, अदरवाइज तो दिक्कत आ सकती है। आप कुछ का कुछ कर लेंगे। तो इसलिए दिशाओं का तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए। तो हम अक्सर बताते हैं, ये पॉडकास्ट में भी बताया, कई बार बताया हमने। हमारी स्पेशल दिशाओं के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, तो उसमें हमने समझाया कि दिशाओं को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे उनको सेट कर सकते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ है। और क्योंकि एक ये बड़ा भ्रम फैला दिया गया है, हर 10 डिग्री के अंदर एक दिशा होती है, तो ऐसा नहीं होता। दिशाएं बदलती रहती हैं। ये सब कुछ चलायमान है इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो चलायमान है। तो दिशाएं भी बदलती रहती हैं। ये कई बार 23 डिग्री तक, कई बार 10 डिग्री, कई बार 5 डिग्री, ये चेंज होती रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिशाएं आपकी स्थिर हैं। तो हम 45 डिग्री की दिशाओं को लेके चलते हैं और उसी के अंदर काम करते हैं। हम 45 डिग्री की एक दिशा होती है, उस पर काम करते हैं। बनिस्बत इसके कि उसको 10-10 में कन्वर्ट करके और 8 भाग बना के उसको भ्रमित कर दिया जाए और बांध दिया जाए, ऐसा नहीं होता। सर, आपकी तो एक्सपर्टीज है, लेकिन आम आदमी जब दिशा निकालने की सोचता है तो वो फोन में कंपास जो डाउनलोड किया उसे देखता है और जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ समझ में आ रहा होता है उसे समझ लेता है। तो सर, कंपास में दिखने वाली दिशाओं पे क्या हमको यकीन नहीं करना चाहिए? जो हमारे फोन में जो कंपास होता है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है।
अच्छा। तो अदरवाइज आप मैनुअल कंपास लें, उसमें एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो फ़ोन में कंपास होता है, इसको अगर आपने इसमें डायरेक्शन देख लिया, उसको एक बार डायरेक्शन लगा के और छोड़ दें, कंपास लगा के छोड़ दें, तो उसको 2-3 मिनट 4 मिनट दें, वो अपने आप सेट हो जाएगा। अदरवाइज वो आपको भ्रमित कर सकता है, कभी उसका नॉर्थ इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसको कुछ देर के लिए विराम दे दें, उसको छोड़ दें लगा के, और देखें उसको कहाँ पे आके सेट हो रहा है। जब वो 2-4-5 मिनट के बाद एक जगह पे खड़ा हो गया, तो उसको आप नॉर्थ या कोई भी डायरेक्शन माने। लेकिन सर, एक दिशा आज जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अगर 10 दिन बाद उसी दिशा को देखूंगा तो क्या वो कुछ और निकलेगी? देखिए, 10 दिन बाद भी हो सकती है, 1 दिन बाद भी हो सकती है, और 1 महीने बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है। अच्छा। फर्क आ सकता है। अब कई बार होता है क्या है कि आपने जब दिशा देखी तो आपने उस दिन देखी जब अगले दिन दिशा चेंज होने जा रही थी, तो वो अगले दिन आपको 2-3 दिन के बाद चेंज मिल जाएगा। आपने जब दिशा देखी तो 6 महीने बाद आपको चेंज मिलेगा। पर चेंज आता जरूर है, चाहे 5 डिग्री का है, चाहे 20 डिग्री का है, चेंज आता जरूर है। हमारा सूर्य भी कभी कहीं से उगता है, कभी कहीं से उगता है, कभी कहीं से उगता है, तो वो भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर इससे हम देखेंगे इतने डिग्री से आज सूरज उग रहा है, तो कल यहाँ से निकलेगा, परसों यहाँ से निकलेगा, उसमें भी चेंज आता है। तो ओवरऑल जो हमारी ये 4 मिनट की गेम है, हमारी जो अर्थ है, हर 4 मिनट के बाद वो पॉइंट नेक्स्ट डे 4 डिग्री चेंज हो जाता है। तो ये जो गेम है ये चल रही है, और इसके अंदर दिशाओं को जानना, परखना, सेटल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। लेकिन सर, छोटी छोटी डिग्रियों का इतना बड़ा बदलाव होगा कि जीवन को उथल पुथल कर देगा? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा बदलाव नहीं होता कि छोटी छोटी डिग्रियों से आपके जीवन में को बदलाव आएगा। हम जब सेटिंग करते हैं, हम 45 डिग्री की मान के चलते हैं। हम एक डायरेक्शन 45 डिग्री है, उसमें कहीं भी हम सेट कर देंगे। ठीक है। तो आजकल जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया है ग्रिड वाला, उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने 10-10 डिग्री में दिशाओं को बांट दिया है। और जब उसमें बांट दिया है तो वो अब क्या होता है, आदमी सोचता है यार ये तो यही दिशा है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। अगर नॉर्थ को 0 डिग्री को नॉर्थ मान लिया, 0 डिग्री को ही नॉर्थ मान के खड़ा हो जाता है, वो गलत है। 0 डिग्री से 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, राइट में और लेफ्ट में नॉर्थ है। तो इस तरीके से 45 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, तो उसको हमें मान के उसी को कंसिडर करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम 10-11 डिग्री की एक दिशा मान लें। तो उसी ने आज भ्रमित कर रखा है, लोग बड़े भ्रम में हैं, और वो बात करते हैं उन्होंने ऐसा रटवा दिया है S1 S2 S3, तो ऐसा रटवा दिया है, और लोग उसी की चक्रव्यूह में फंसे घूम रहे हैं, उससे बाहर निकल नहीं रहे। तो उन्हें बड़ा समझाना पड़ता है कि इसको आप फाड़ के फेंक दीजिए, ये कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, आपके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आए आपको भ्रमित करने के। तो आप सिंपल सी जो 4 दिशाएं बनी हुई हैं उनके ऊपर आप अपने आप को केंद्रित कीजिए। 4 की 8 हो जाती हैं, 8 की 10 हो जाती हैं, वही दिशाएं हैं और वही परंपरागत चली आ रही हैं। ओके। तो उन्हीं पे हमें काम करना चाहिए। तो सर, आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए नॉर्थ को प्रेफर कर रहे हैं तो नॉर्थ के 22.5 डिग्री ईस्ट तक, और आप ऐसे मानिए कि नॉर्थ 0 डिग्री से 22.5 डिग्री राइट, 22.5 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ है। वो ईस्ट वेस्ट होगा? ईस्ट वेस्ट को छोड़ दीजिए। अच्छा। अभी हम जब नॉर्थ की बात करेंगे, 0 डिग्री नॉर्थ आपने कंपास से देखा, तो 0 डिग्री से नॉर्थ से कंपास देखा आपने, तो 0 डिग्री से 22.5 डिग्री ईस्ट तक, 22.5 डिग्री वेस्ट तक, ऐसे समझ लीजिए वो नॉर्थ है। ओके, ठीक है। तो सर, आज क्लास लग गई दिशाओं की। लेकिन सर, हम जब दिशाओं की बात करते हैं तो आज की युवा पीढ़ी को जब हम इसके साथ जोड़कर देखते हैं, क्या वो इतने लॉजिकल होके इन दिशाओं को समझते हैं वास्तु के लिहाज से, या रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है कि रिजल्ट आ जाए, दिशा तो सर आप देख लीजिएगा? नहीं, देखिए, एक तरीके से है भी ठीक। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे ज्ञान नहीं देते, वो जो पर्चे पे लिख देता है, चाहे आपके समझ आए ना समझ आए, वो कहता है जी ऑपरेशन होगा, यस कर दो। तो आपको ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही अपने आप को हैंडल करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप उसको क्रॉस करने लग जाए। एक बात। दूसरी बात ये, आज की जो यंग जनरेशन है जी, वो कहती है हमें कुछ नहीं जानना, डायरेक्शन में तो रिजल्ट चाहिए, और वो मानने को तैयार नहीं कि इससे भी कोई फर्क पड़ता है। वो तो कहते हैं कुछ नहीं। अभी एक जगह हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला जी आप ये आपकी ऐसी डायरेक्शन है, आपको यहाँ सोना है, आपको वहाँ सोना है। कहते हैं जी मुझे कुछ नहीं लेना, मेरी शादी करवा दो। तो अल्टीमेटली मैंने हाथ खड़े किए, मैंने कहा जी ऐसे नहीं होता। बिना इलाज के मैं कोई रिजल्ट दे दूँ, नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊं और आपकी शादी हो जाए, नहीं होगी। अगर हमें प्रबंध करना है, मैनेज करना है, तो यस वो करना ही पड़ेगा। हमें इलाज के तरीके से करना पड़ेगा, आपके तरीके से नहीं कि आप कहो जी मैं तो यहीं बैठा हूँ और मुझे मेरा इलाज कर दो, नहीं होगा। तो इसलिए आपको रिजिड होकर इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा।
जी। लेकिन आधा अधूरा वास्तु का ज्ञान आपकी जान भी अरे ले सर, सकता है। खतरनाक खतरनाक, हम रोज देखते आ रहे हैं, बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। और ये आज में समझ लीजिए, मैं समझता हूँ जो जितने वास्तु कंसल्टेंट हमारे यहाँ हैं, उनमें एक मैक्सिमम रेशियो जो है वो ऐसे ही लोगों की है, जिन्होंने गलत पढ़ा, गलत पढ़ाया और गलत पढ़ाते पढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठी हो गई है जो ऐसे लोगों की है जिनको ABCD नहीं आता वास्तु का, और टैग वास्तु कंसल्टेंट। तो एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठी हो गई है। ठीक है, लेकिन सर आप घर में बेडरूम में, सोफे में, टीवी में ये डायरेक्शंस तो बताते हैं, लेकिन माइन्यूटली डायरेक्शंस भी बताते हैं। आप लैपटॉप और चार्जर तक की डायरेक्शन बता देते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आप कहते हैं टूल है, तो उन टूल की दिशाएं वाकई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सिंपल सा है, हमारे जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, हमारी 2 पार्ट में बटी हुई है। एक हमने बांटी है अपने कैलकुलेशन के लिए, अपने डायग्नोस के लिए, अपने तरीकों के लिए। एक सदर्न हेमिस्फीयर है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हर ऑब्जेक्ट को, ये टेबल है, अगर हम इस टेबल को बीच में लाइन मार दें तो आप एक हेमिस्फीयर में बैठे हैं, मैं दूसरे हेमिस्फीयर में बैठा हूं। तो ऐसे ही आप अपने घर को 2 हिस्सों में बांट दो ना। सदर्न हेमिस्फीयर में आपने रहना है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपने अपने टूल, अपना सामान रखना है। सिंपल, कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं, और आप करिए ना, बिना कुछ जाने करिए, देखिए आप तमाशा। अगर आपने इतना ही देख लिया, आपको वेस्ट ईस्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ 2 ही चीजें देखनी, नॉर्थ और साउथ। साउथ में आप सो जाइए और नॉर्थ में अपना सामान रख दीजिए, बहुत है। लेकिन सर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा है और लोग घरों में रह के ज्यादा काम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम का जो सेटअप है उसको लेके वास्तु की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? सर देखिए क्या है, वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपने बेड के ऊपर ही लैपटॉप खोला और बेड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं। वो गलत तरीका है। आप, जब हम वास्तु की बात करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना जो बेड है वो सदर्न वॉल पे लगाएं और आप अपनी टेबल जो है नॉर्दर्न वॉल पे लगाएं। तो जब आप नॉर्दर्न वॉल के ऊपर अपनी टेबल लगाएंगे, आप वहाँ बैठ के जो काम करेंगे, आपका जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा, और जब आप अपने बेड पे बैठ के काम करेंगे, वो उसका आउटपुट होगा जो डिफरेंट होगा। तो इसलिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको एक टेबल अपने नॉर्दर्न जोन में लगानी चाहिए। आप वहाँ बैठ के काम करें, आप इजी रहेंगे, आपका काम जल्दी होगा और आपकी परफेक्शन उसमें आ जाएगी, आपकी स्किल्स उसमें नजर आएंगी। अदरवाइज सब वो धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अभी आपने अगर मैं वीडियो देख रहा था, गूगल में कोई काम कर रहा था, वहाँ एम्प्लॉय था वो, और वो बड़ी बदतमीजी करता है, एयरपोर्ट पे जाके सिगरेट पीता है, एयरप्लेन्स के पास जाके, एरोप्लेन के पास जाके सिगरेट पीता है। तो अल्टीमेटली जब वो बदतमीजियाँ कर रहा था, एम्प्लॉय तो था ही ना, तो ऐसी एरोगेंस आ जाती है उसके अंदर, तो गूगल ने उसको निकाल दिया। तो इसलिए जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं और इस तरीके से आप काम करते हैं, तो आपके डैमेजेस कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आपको वर्किंग के लिए बैठना हो तो आप नॉर्दर्न वॉल पे बैठे। ओके, तो खराब वास्तु आपको एरोगेंट भी बनाता है? यस यस यस, सब कुछ करता है वो। लेकिन सर वर्क कल्चर इतना हावी है कि आजकल हमारा पूरा जो डेली रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जैसे भी आपने बताया कि ऑनलाइन में हम बिस्तर पे लैपटॉप शुरू कर देते हैं काम करना उससे, लेकिन सर हम पहले देखा करते थे कि सुबह उठते थे, फिर कपड़े धोते थे, फिर सुखाते थे, सारी चीजें होती थी। लेकिन अब ट्रेंड इन दिनों थोड़ा बदल गया है, लोग रात में कपड़े धोते हैं और सुखाते हैं। तो कई लोगों ने जानना चाहा कि रात में कपड़े धोना और सुखाना क्या ये खराब वास्तु का संकेत है? देखिए यहाँ आप जब हम बात करेंगे ना, हमारा कल्चर चेंज हुआ है। हाँ, पहले क्या होता था, जब हम सुबह सुबह उठते थे, हम अपना वॉशरूम जाते थे, नहाते धोते थे, और उसके बाद क्या होता, ये काम लेडीज किया करती थी। एग्जैक्टली। वो कपड़े धो रही हैं, फिर कपड़े सुखा रही हैं, फिर खाना बना रही हैं, किचन का काम कर रही हैं, ये लेडीज करती थी। आज दोनों लोग वर्किंग हैं। जब दोनों लोग वर्किंग हैं तो उनको मैनेज तो करना पड़ेगा। सही बात है। अब वो आज या तो छुट्टी वाले दिन ये सब काम करें, अगर वो डेली कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप रात में कपड़े धो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिन में कपड़े धो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भ्रम फैला दिया गया है, जिनके पास कुछ कहने के लिए या बताने के लिए नहीं है ना जी, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि रात में कपड़े नहीं धोने चाहिए। वो तब की बातें हैं जब लाइट नहीं हुआ करती थी, जब हमारा सिस्टम नहीं होते थे कि रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाना, रात में कपड़े नहीं धोने, वो तब की बातें हैं। आज सब कुछ चेंज हो गया है।
तो आप रात में धोइए, दिन में धोइए, कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जब आपको मन करे आप तब काम कीजिए, कोई इसका लेना देना नहीं। ठीक है सर, एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि भाई जो बेड है, बेड के बॉक्स में आपको बर्तन नहीं रखने, और वो रील इतनी चली कि फिर मिलियंस क्रॉस कर गई। लेकिन सर उसी से कनेक्टेड कुछ लोगों ने सवाल पूछा, अच्छा बॉक्स में तो नहीं रख सकते, लेकिन बेड के नीचे वाला जो स्पेस है, क्या हम वहां कुछ सामान रख सकते हैं? वो तो एक ही बात है ना, ये एक ही बात है। देखिए बर्तन होते हैं धातु के, मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा। आपने वो अपने बेड के नीचे रख दिया, बेड आप उसके ऊपर सो गए। हम जब सोते हैं तो हम रिचार्ज होते हैं, जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, वो हमारी मूव करती हैं, हमारे पास आती हैं। अब मेटल क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बजाय इसके कि वो पूरी एनर्जी आपको मिले सोते हुए, आपको हील करे, वो मेटल उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि अगर मेटल आपके आसपास कहीं भी है तो वो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। यहाँ एक और क्वेश्चन उठ जाता है अपने आप में कि क्या हम मेटल का बेड लगा सकते हैं? भाई आज अगर हम बेड की बात करें तो वहाँ कॉपर के और ब्रास के और स्टील के ये बेड आते हैं। वो हमारे चारों तरफ होता है उसका फ्रेम, जो हमारे नीचे होता है वो वुडन स्ट्रिप्स होती हैं जिनके ऊपर मैट्रेस रखा जाता है। अब जब हम मैट्रेस पे आते हैं, उसके अंदर भी स्प्रिंग होते हैं लोहे के, उसमें लोहे के स्प्रिंग होते हैं। तो ज़्यादातर वो मैट्रेस जो होते हैं वो होटलों में होते हैं, ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए। आप घर पे वो मैट्रेस यूज़ ना करें जिसके बीच में स्प्रिंग होते हैं। आप सुबह फ्रेश नहीं होंगे, जब आप सुबह उठेंगे आपको थकान महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और घर में झगड़े होंगे, आपस में आपकी कहासुनी होना तो निश्चित है। तो इसलिए जो स्प्रिंग मैट्रेस हैं अब शायद वो डिसकंटिन्यू होते जा रहे हैं, धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, उसकी जगह दूसरे मैट्रेस आ गए, तो वो आपको नहीं लगाने चाहिए। तो ये मेटल का जो है ये असर होता है हमारे बेड के नीचे। बर्तन की जिसकी हम बात करते हैं वो एक तो कंटिन्यूटी में नहीं होता है, आपने उठाया ऐसे ही भर दिए। हम जब फ्रेम बनाते हैं लोहे का, हमारे चारों तरफ एक पैरामीटर बन जाता है, उसमें वो फ्रेम लगा होता है लोहे का या मेटल का, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना बर्तनों का इम्पैक्ट आता है, जो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के नीचे है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आप बर्तन, हम मना करते हैं कि बर्तन जो है उसके अपने नीचे मत रखिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग सर ये भी जानना चाहते थे कि भाई हमारे घर के पास कूड़े का पहाड़ है। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बहुत गार्बेज के पहाड़ के आसपास रहते हैं। सर वहां से आने वाली स्मेल या वहां से आने वाली गंदगी क्या आपके घर के वास्तु को इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, एक समयपुर बादली के पास ना जी एक पहाड़ है बना हुआ, आपने देखा होगा, ये हाईवे गाजीपुर के पास भी है सर एक। हाँ, वहाँ का तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वहाँ मैंने किसी को ऐसा ट्रीट नहीं किया। पर यहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने पहले एक केले का गोदाम था, मैंने उसका सर्वे किया। फिर एक दूसरी फैक्ट्री थी, एल्युमिनियम की फैक्ट्री थी, उसका सर्वे किया। तो मैंने एक बड़ी कॉमन सी बात वहाँ पे देखी कि हर आदमी को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, उनकी पेमेंट रुक जाती थी, पेमेंट नहीं आती थी, और बड़ी सारी दिक्कतें वहाँ पे पेश आ रही थी। मतलब एक में हो ना समझ आती है कि यार एक में है इसका कोई और रीज़न होगा, दो में हो समझ आती है, अगर 5, 7, 10 में लगातार है तो सेम प्रॉब्लम, तो हमें समझ आती है इसका कोई रीज़न है। तो वहाँ क्या था, उसमें जो उनका जो गंदगी का पहाड़ बना हुआ था वो उनके साउथ में बना हुआ था। तो साउथ में जब गंदगी होती है किसी भी तरीके की तो वो आपको अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करती है तो वो गंदगी ही डालती है हर काम में आपके वहाँ चेहरे खराब हो जाएंगे, आप वहाँ शिंक करना शुरू कर देंगे, आपके साथ समस्याओं का पहाड़ बन जाएगा। तो इसलिए अगर पहाड़ ऐसा कोई आपके साउथ में है तो आप उसे अवॉइड करें, उस जगह को अवॉइड करें। आपको वहाँ पे रहना, काम करना, रहना तो बिल्कुल नहीं, काम करना फिर भी 10-20% चल सकता है, पर रहना तो आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। मैंने वहाँ रहने वालों का ऐसा हाल देखा है सर, जब मैं उनके घर में गया तो मैं मतलब दंग रह गया कि कीड़े मकोड़े भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीते होंगे जो वो जी रहे थे। और जब उसने अपना ऑफिस दिखाया, इतना आलीशान ऑफिस, मेरे को लग रहा था ऐसा घर महल होगा, पर जब मैं उनके घर पे गया तो मैं दंग रह गया देख के कि यार इस हालात में लोग जी रहे हैं, इतनी गंदगी में लोग जी रहे हैं। तो वो गंदगी तो आपके अंदर रस बस जाएगी अगर आपके साउथ में ऐसा कोई पहाड़ है तो इसलिए ये तो एक प्रणाली जो है बड़ी खतरनाक प्रणाली है, इससे बचना चाहिए आपको। लेकिन सर इसी के पैरेलल हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे घर मंडियों के पास में होते हैं, मार्केट के पास होते हैं, चाहे वो मच्छी मार्केट हो चाहे दूसरी तरीके की मार्केट हो। क्या जो घर मंडियों के पास या मार्केट के पास होते हैं उनको भी कुछ एहतियात बरतने चाहिए?
डिपेंड करता है कि आपके पास जो मंडी है वो कैसी है, कितनी, या तो नॉर्थ में है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर साउथ में है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप भी उसी मंडी में जाएंगे सामान खरीदने, और जब आप जाएंगे थैले भर भर के ले आएंगे और घर लाके सामान फेंकेंगे। आपको आकर्षण विकर्षण 2 विधियां इस संसार में काम करती हैं। साउथ आकर्षण का कारण बनता है और नॉर्थ विकर्षण का कारण बनता है। तो इसलिए जो नॉर्थ में चीज होगी, नॉर्थ से आप जाएंगे लिमिटेड काम करेंगे आप, नॉर्थ आपके कंट्रोल में रहेगा, और जो साउथ होगा वो आपको डोमिनेट करेगा, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, चाहे मंडी हो, चाहे मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर साउथ में है तो या तो उसको यूज ना करें, और वो इतना आपको आकर्षित करेगा कि आप उसको यूज करेंगे ही करेंगे। अच्छा। हाँ, आप देखते जाइए ना, आज दिल्ली है, दिल्ली के बाद गुड़गांव बसा, गुड़गांव पीछे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप आकर्षित होते जा रहे हैं, दिल्ली वाले लोग गुड़गांव में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां जाके अपने घर बना रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। गुड़गांव क्यों इतना हरा भरा हो रहा है? क्योंकि उसके नॉर्थ में दिल्ली थी, खा गया गुड़गांव दिल्ली को। तो इसलिए ये साउथ जो है ये आकर्षण है, खींचता है अपनी तरफ, और नॉर्थ विकर्षण है, वो आप उसको खींच रहे हैं। आप अगर नॉर्थ के साउथ में तो आप उसको खींच रहे हैं। आपने ये बोल बोल के सर गुड़गांव के रेट हाई कर दिए। नहीं सर, मेरे करने से कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली गुड़गांव जो है वो दिल्ली वालों को खींच रहा है, और दिल्ली वाले जिसने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, आप ये समझिए 90% लोग इस टाइम माइनस में हैं। वो उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जीरो हो रही है। वो बिल्डिंग बना रहे थे। आप जाइए ना गुड़गांव में, गुड़गांव के चलते जाइए, आप देखेंगे राइट लेफ्ट पे बड़ी सारी बिल्डिंगें खंडर बनी पड़ी हैं। अब मैंने सर्वे किया, हम गए वहाँ, हमने उसके चौकीदार से पूछा, मैंने कहा मालिक कौन है? कहते जी वो फलाने। मैंने कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। तो जिसने पंगा लिया वहाँ पे उसने सफर किया। तो ऐसा है सर। तो दिल्ली वालों को गुड़गांव नहीं जाना चाहिए? गुड़गांव जाके रहना चाहिए, वो तो बात समझ आती है। अच्छा। आप जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे, आपके आगे जितना नॉर्थ का हिस्सा है आप उसको आकर्षित करते चले जाएंगे। ओके। आप जाइए ना, गुड़गांव जाइए, बेंगलोर जाइए, मैसूर जाइए, आप जाइए, आप पूरा हिंदुस्तान को जीतेंगे। हमारे कुछ क्लाइंट बेंगलोर गए, आज वो कहीं के कहीं पहुंचे, क्योंकि उनके पास स्कोप बहुत आ गया ना, इतना बड़ा एरिया उनके पास आ गया जीतने के लिए। तो इसलिए आप जैसे जैसे साउथ में चले जाते हैं आप अच्छे और सक्सेसफुल बनते चले जाते हैं। तो जंग बड़ी होनी चाहिए। यस, तभी मजा है। yes. लेकिन सर एक जंग मैंने बहुत घरों में देखी है, कई सारे बिल्स हमारे पास रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वाईफाई का हो, टैक्स का हो। हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन रहती हैं, फिर भी घरों में कोई एक आध मेंबर ऐसा जरूर होता है जो सारे बिल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। कि बेवजह के बिल इकट्ठा करना ठीक होता है वास्तु के हिसाब से? भाई ठीक तो होता है अगर आप ऐसा सोचते हैं। मेरे को खुद को आदत है कागज इकट्ठे करने की। जब मैं अपनी फर्म रजिस्टर्ड कराने गया तो कहते जी सन 80 से आप कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हम कैसे मान लें? आपके पास क्या प्रूफ है? okay. मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मुझे 1 दिन का टाइम दो। तो मैं वहाँ पे 2 बोरी, बड़ी बोरी चीनी के आते थे, वो 2 बोरी मेरी, जो मैं एक बही लेके चलता था हाथ में रेड कलर की, तो उस पर लोगों का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मैं उसी पे सब नोट किया करता था, डाटा उस पर होता था। मैं ले गया, कुछ बिल ले गया 77 के, 75 के, और सामान ले जाकर मैंने उनके आगे रख दिया। मैंने कहा जी ये है मेरे पास। तो अब देखिए उन्होंने कुछ थोड़ा सा बहुत देखे, उसके बाद उन्होंने वापस रीपैक करा दिया, कहते जी ले जाओ, और उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड कर दिया। तो मेरी फर्म जो रजिस्ट्रेशन है आज 1980 की, वो इस तरीके से हुई। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद भी रहती हैं कई चीज़ें, पर अगर आप इसको संभाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो अपने नॉर्थ में रखिए। आपने अगर साउथ में रख दिए तो बिल भरे नहीं जाएंगे। 2 कंडीशंस आ जाएंगी, या तो याद नहीं रहेगा आपको, और या पैसे नहीं आएंगे आपके पास के बिल भर दें। तो इसलिए आप रखिए, जिनको आदत है संभालने की वो रखें, और रखने के बाद उसको नॉर्थ में रखें। संभालिए ना, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, कभी काम आएंगे। लेकिन प्रोग्रेस के लिहाज से सर बिल की ड्यू डेट तक वेट करना चाहिए, या पैसा जैसे ही आए बिल भर के छुट्टी कर देनी चाहिए? भर दो सर, निपटाओ, जो काम निपट जाए। मैंने सब ऑटो मोड पे डाले हुए हैं। अच्छा। हाँ, हमें कोई बिल नजर ही नहीं आता कि किसी का बिल भरना है। तो फंड्स रहते हैं ना सर अकाउंट में, तभी तो ऑटो मोड चलेगा। नहीं, वो तो इतना तो हो, या क्या बिल होता है सर? कुछ भी नहीं, तो 200-400-500 रुपए के बिल होते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है। लेकिन सर कई घरों में आपने भी दिखा होगा, मैंने भी कई घरों में देखा है, वहां चीजें गिरती रहती हैं। जैसे किचन में से आवाजें आती रहेंगी, कभी कटोरी गिर रही है, कभी बर्तन गिर रहे हैं, कभी क्या गिर रहा है। सर ये बेवजह की साउंड्स घर में आना, कभी रिमोट ही गिर रहा है,
कभी कुछ और चीज हाथ से गिर गई, कभी शोपीस गिर गया। किन घरों में सर ये चीजें गिरती रहती हैं? अब हम बात करें किन घरों की या किन से, दोनों बता दीजिए सर। दो चीजें होती है ना, हाँ। किन घरों में या किन से। ये किन से गिरती हैं? उनसे गिरती हैं जो उस किचन के नॉर्थ में या ईस्ट में सो रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, आपकी किचन ही इतनी भरी हुई है कि उसमें एक चीज को छुओ और 4 चीज साथ में गिर रही हैं, मैनेज नहीं है। एक वो भी वजह है। हमें सारी चीजें ज्योतिष या वास्तु पे नहीं थोपनी चाहिए, कुछ हमें प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए कि आपकी किचन ही ऐसी है और ऐसी जगह पे बनी है। अगर साउथ की किचन है आपकी तो ये आवाजें तो आपको सुनने को मिलेंगी। कभी कुछ गिर रहा है, खटर पटर वहां चलता रहेगा, मैश रहेगी, फैली रहेगी। ये साउथ की किचन की टेंडेंसी है। तो इसलिए दो वजह होती हैं कि एक तो आदमी नॉर्थ में सो रहा है जो वो ऐसे काम करेगा, और दूसरा किचन आपकी मैश है, साउथ में है या साउथ वेस्ट में है, वहाँ ये समस्याएं आपको बनी रहेंगी। तो ये वास्तु का कारण एक हो सकता है। अदरवाइज अगर मैनेज किचन है तो शायद दिक्कतें कम आएंगी। और ऐसे घरों में कई बार किचन में काम करने वाली मेड भी आपकी नहीं सुनती, उन बर्तनों की तरह जो गिरते रहते हैं। सुनती नहीं सर, वो मालिक है। जिसके यहाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि जिसके यहाँ किचन साउथ में है और साउथ वेस्ट में है, मेड आपकी मालिक है, आपका मेड सर्वेंट आपकी मालिक है। आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। अगर उसने कह दिया कि मुझे आज ये चाहिए तो आपको डिमांड पूरी करते हो आप उसकी। और अगर परमानेंट कहीं रहता है आपके यहाँ आपका सर्वेंट, आप उसे मना कर ही नहीं सकते। और मजे की बात, आपको अगर चाय की तलब लग रही है ना, आपने चाय पीनी है, आप उसे बोलते 20 बार सोचोगे यार बोलूं ना बोलूं, क्योंकि वो मालिक है। मेन्यू डिसाइड वही करती है घर का। तो इसलिए हम मना करते हैं कि साउथ वेस्ट में किचन ना बनाए। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा ना चाहते हुए बच्चों के साथ डिस्टेंस बढ़ गया है, बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमारा और उनके बीच का फासला बढ़ गया। किन अभिभावकों के और बच्चों के बीच में बढ़ती उम्र के साथ फासले बढ़ जाते हैं? जो बच्चे वेस्ट में या साउथ में सो रहे होते हैं और माँ बाप उनके नॉर्थ में या ईस्ट में सो रहे हैं, तो वो तो समझ लिए हुए ना हुए बराबर है। वो तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं ना। उनमें तो फासले उस दिन से बढ़ गए जिस दिन से ये सोने की व्यवस्था आपने बनाई। अच्छा। 2 4 5 दिन के बाद से असर आना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, अब ये टेंडेंसी हो गई है, ये जनरेशन गैप है। आपके बच्चे आपसे, आपने क्या किया, आप हर आदमी अपने बच्चों से इतना लगाव करता है कि यार मेरा बच्चा कुछ बन जाए, और वो उसे अपने से ज़्यादा अकल दे देता है, अपने से ज़्यादा शिक्षा दिलवा देता है। और बच्चा ये सोचने लगता है मेरा बाप तो कुछ रहा है नहीं, अब तो मैं ही मैं हूँ, मेरे में समझ जाता है। अरे तो तू क्या करता है, तू क्या बेचता है। तो ये जो दूरियां बन गई हैं, जो दिमाग में दूरियां आ जाती हैं, फासले आ जाते हैं, उसके पीछे के कारण ये भी है कि आज हम अपने बच्चे को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। हर बाप अपने बच्चे को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। तो एक ये कारण भी है कि बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं, और कहीं कहीं वो हॉस्टल में रह रहा है जी, वो वहाँ पढ़ रहा है, वो वहाँ पढ़ रहा है, दूरियों का कारण बन जाते हैं। पर जिनके संस्कार, जिनकी बड़ी फैमिली, अगर मान लीजिए 10-20 लोग आपकी फैमिली में हैं, आपके दादा हैं, बच्चे के परदादा हैं और सब हैं, तो उस बच्चे को संस्कार मिलते हैं। आज न्यूक्लियर परिवार के अंदर जहाँ माँ बाप हैं और बच्चे हैं, उस बच्चे को क्या संस्कार मिलेंगे? उसको क्या पता कि मेरा बाप मेरे अपने पिता से कैसे बात करता है, मेरी माँ अपने सास से कैसे बात करती है, उसको नहीं पता सर। और फिर 1 या 2 बच्चा, रिश्ते तो ख़त्म होते जा रहे हैं। चाचा के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, बुआ के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, भाइयों के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म ही हो रहे हैं ना। तो एक ये एक प्रैक्टिकल अगर हम इसका कारण देखें तो वो ये कारण भी है कि हमारे संस्कार ही नहीं बन पाते आगे बच्चों को। जो हमारी एक धरोहर थी, सदियों से चली आ रही थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तो एक ये कारण भी है। तो वास्तु तो अपनी जगह एक कारण है ही है, पर ये कारण भी एक है। आज बच्चों को किसको ज्ञान है, बोलने की तमीज़ नहीं किसी आदमी को। क्यों नहीं है कि उसने देखा ही नहीं किसी को कि मैंने कैसे बात करनी है अपने भाई से, कैसे बात करनी है अपने पिता से, कैसे बात करनी है अपनी माँ से। वो जनाब शनाब जैसे मर्जी बोल देते हैं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। तो इसलिए सर एक ये गैप आने का एक कारण भी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कर्मा विल बैक, आपने जैसा अपने पिताजी के साथ बर्ताव किया है आपके बच्चे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। क्या वास्तु इस प्रारब्ध को बदल देगा? यस, बदल देगा, बदल दिया सर। आपने अपने पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया,
आपके जब बच्चे पैदा हुए आपके पिता थे ही नहीं ना, उन बच्चों ने तो देखा ही नहीं है आपके पिता को कि आपने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो एक तो ये भी एक वास्तु का ही नियम है कि जब बच्चे ने देखा ही नहीं आपको अपने पिता के साथ व्यवहार करते, उसको क्या अकल कि अपने पिता से कैसे व्यवहार करना है, नहीं करेगा। ईश्वर तो देख रहा था सर, पर ईश्वर कुछ नहीं सर, वो छोड़ दीजिए। हम जो भी करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे अंदर फीड हो रहा है। कोई ताकत कहीं बाहर बैठी हमें हैंडल नहीं कर रही। हम जो कर रहे हैं हमें तो मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर जो एटम है उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सब फीड हो रहा है। आपको मालूम है, चाहे किसी को मालूम है या नहीं है। आप बड़े खुश होते हैं, हम लोग दूसरे को, हमने इसको बेवकूफ बना दिया, हमने इसका ये कर दिया, वाह वाह वाह। आपको नहीं पता वही थ्योरी, वही सोच आपकी, आपके अंदर वो केमिकल का निर्माण कर रही है जो आपको बर्बाद कर देगा, जो बीमारियों का घर बना देगा। तो हमारी ये बहुत बड़ी भूल है कि कोई बैठा हमारे लिख रहा है हम मंदिर में जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और हमें माफ़ी मिल जाएगी, वाह 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 जी, हमने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। मैंने सर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने परिवार को त्रास दिया और मंदिरों में जाके खूब घंटियां बजाई, खूब वहाँ फूलों के बंगले बनवाए और प्रसाद चढ़ाए, अरबपति से कखपति बन गए। कुछ नहीं रहा, ना तो परिवार रहा और ना धन रहा। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो इसलिए सर ये कर्मा जो है ना, ये आपका बड़ा महत्व रखता है और ये आपके अंदर फीड हो रहा है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि भगवान करेगा, भगवान ने कुछ नहीं करना। आपने जो किया है वो आपके अंदर फीड हो गया और जब चाहोगे वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो वास्तु भी तो चेंज नहीं कर पाएगा, उसको कर देगा। वास्तु टाइम लगेगा, कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। हम यहाँ तक क्लेम करते हैं कि आपके प्रारब्ध अगर आपने कुछ कर रखे हैं, पुराने कर्म भी, वो भी वास्तु चेंज कर देगा। पर अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे ना। आपके अंदर अहंकार इतना होगा कि आप सब कुछ के मैं ही मैं। और जहाँ आपके अहंकार आया आप मानेंगे ही नहीं ना। मैं जो मर्जी बोलता हूँ, मेरे साथ केस हो रहे हैं ना ऐसे। मैंने बोलता हूँ कि जी ऐसा कर लो, ऐसा, अरे नहीं नहीं सर क्या करना है, ऐसे वैसे। ये अहंकार ले डूबता है आदमी। जब आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, जब आप किसी शिक्षक के पास गए हो, तो आपको उसकी पहले तो अपने आप को तैयार करना है कि मैंने इसकी बात माननी है। अब आप में अहंकार आ गया और आपके प्रारब्ध ऐसे कर रखे हैं आपने, वो आपको करने नहीं दे रहे। वहां आप आके खड़े हो जाते हो कि यस मैं यहाँ हार गया। और अगर कोई ऐसा समय आपको मिल गया कि आपने डॉक्टर की बात मान ली, तो आपके प्रारब्ध बदल गए ना। होते रहे कुछ भी, आपके कितने पाप कर रखे हो आप, सब धुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर ये जो अविश्वास आपने बताया ना, किन लोगों को किसी पर विश्वास होता ही नहीं है, अविश्वास क्यों हो जाता है सर? दो कारण होते हैं सर। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि हमारा जो वास्तु है इसमें दिक, दिशा और काल, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। उसका जो हॉरोस्कोप बर्थ का टाइम होता है, जिससे हॉरोस्कोप बनते हैं, उसके अंदर कुछ एनर्जीज आ जाती हैं उस टाइप की। तो वो मानता ही नहीं। हाँ। अगर आप देखें तो जो ए इनिशियल होता है, मेष राशि होती है, अक्सर ये किसी की बात नहीं मानते, किसी पे विश्वास नहीं करते। और किसी पे विश्वास नहीं करते, लोग इनको धोखा देते हैं इसीलिए कि उनके अंदर अपने को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो लोग इनको धोखा दे देते हैं। तो एक ये ऐसी राशि है जो अक्सर किसी के काबू नहीं आती और किसी की बात नहीं मानती। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि आपके अगर घर का वास्तु, आप उम्र में छोटे हैं और साउथ में सो रहे हैं, आप किसी की बात नहीं मानेंगे, अपने आप को बर्बाद कर लेंगे पर किसी की बात नहीं मानेंगे। तो ये दो कारण ऐसे हैं जो हमें ये मजबूर करते हैं कि हम किसी का कहना माने ना। हम जो है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। तो ये जो सोच, थ्योरी जो है, ये उन लोगों की होती है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इनिशियल वाला व्यक्ति आ जाए जो आपको सुनने को ही तैयार नहीं है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, तो कोई बचाव है सर वास्तु में? देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में तो बचाव है। अच्छा। क्योंकि उनमें से एक आदमी तो ऐसा है जो बात मानेगा। जब एक ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, एक आदमी तो ऐसा होगा उसमें, या पति मानेगा, हमारे पास आते हैं केस, या पति तैयार होता है या वाइफ, पत्नी तैयार होती है कि यस आप बोलिए, बताइए जी क्या करना है। जहाँ इंडिविजुअल आदमी होता है ना, वहाँ दिक्कत आ जाती है। और वो इस तरीके के उसके ग्रह हो जाए, फिर हो सकता है किसी और बर्थ में आए, वहाँ आके तब उसके वो प्रारब्ध जो हैं, उसके जो पुराने कर्म हैं, उनसे निजात मिले। प्रारब्ध होता है सर? आप तो मानते नहीं प्रारब्ध, अभी आप कह रहे हैं कि फिर वो कोई नया जन्म लेगा, उसके प्रारब्ध वहां सही हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे ना। जब होगा तो सही होंगे, जब होगा ही नहीं तो सही क्या होंगे। आपने मेरी बात को
ध्यान से नहीं सुना। नहीं, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ सर, मैं व्यूअर्स मैंने के आप- लिहाज से सारी क्वेरीज पूछता हूँ आपसे। मैंने आपको बोला कि आपने पूछा कि जी अगर किसी के प्रारब्ध ही खराब है। खराब हैं हाँ, तो यस वो ठीक हो जाएंगे अगले जन्म में। ठीक है। अगर वो इस जन्म के अंदर वास्तु को, सही वास्तु को अपना लेगा, यस वो ठीक, गारंटेड ठीक हो जाएंगे। ओके। पर अगर किसी का प्रारब्ध होगा ही नहीं तो वो ठीक क्या होगा? और सर किसी का प्रारब्ध खराब है और वास्तु उसने नहीं अपनाया तो वो कंटिन्यू रहेगा उसके साथ उसके खराब बा- प्रारब्ध? उसके बाद तो फिर अगर वो मान लीजिए खराब वास्तु में आ गया तो वो भोगेगा जो सोच नहीं सकता वो। एक तो आपके कर्म खराब हम्म, और दूसरा आपका वास्तु खराब। हम्म, फिर तो आप सर सोच ही नहीं सकते ना आपके साथ जो होगा, सोच ही नहीं सकते। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। अभी 9 लोग, हाँ सर। आग लगी यहाँ आपके दिल्ली के अंदर हम्म, और 9 के 9 लोग जल गए, घर के अंदर बंद हो गए। अब देखिए उसे कितनी सिक्योरिटी की हुई, उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा रखा था, नीचे उसके शोरूम थे, सारी बिल्डिंग उसकी थी, टॉप फ्लोर पे खुद रह रहा था और मतलब इतनी सिक्योरिटी की हुई। अब वहाँ अब क्या सिक्योरिटी की हुई, उसने कहा जी अच्छा मेरे को ये मेरा जीना है, तो उसने कपड़े बेचने वाले को जीना दे दिया अपने किराए पे 50,000 रुपये महीने में कि भैया ले जीने में सामान रख ले। मतलब वहाँ जगह ही नहीं छोड़ी ना, जीने में आने जाने की जगह थी वो भी उसने बंद कर दी। तो ये जो हवस है ना आदमी को, ये ले डूबती है। और ये कब ले डूबती है? जब आपका वास्तु खराब। वो जो बिल्डिंग बनी हुई है अगर उसकी आप फेसिंग देखें, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, तीनों साइड पे बिल्डिंग है, सब बंद। मतलब कहीं से प्राण वायु आने का तो कोई रास्ता ही नहीं रहा ना, एनर्जी आने का तो रास्ता ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, आग लगी, सब झुलस गए, 9 के 9 लोग खत्म हो गए। और वो जो मालिक था जिसने सब रचना रची थी वो कहीं बाहर गया हुआ था, शायद गोवा का या कहीं गया हुआ था। अब वो जब आया तो सब कुछ पीछे खत्म हो चुका था ना। तो इसलिए ये आपके प्रारब्ध होते हैं जिनमें आप जिस चक्रव्यूह में आप आज के जन्म में फंस जाते हो। आपने अगर अपना आज का वास्तु खराब कर लिया, देखिए हमें नहीं पता होता कि प्रारब्ध क्या है और आज के कर्म क्या है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर पिछले कर्म भी होंगे, एक आदमी सुख भोग रहा है यार, उसके मान लीजिए पिछले कर्म खराब थे, खैर मैं तो नहीं ढूंढ सकता, कोई अगर एक्सपर्ट है वो बताएगा जी इसके पिछले जन्म इतने जन्मों के कर्म खराब हैं, मुझे दे, साल में 2 साल में 3 साल में उसको हवा में ला दूंगा, उसके जो प्रारब्ध कर्म थे होते रहे ना वो ठीक हो जाएंगे। तो वास्तु में इतनी ताकत है सर, इसे कुछ भी कर देगा, कुछ भी आप सोचिए वो मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन सर ऐसे ही दावा आपने एक पॉडकास्ट में कहा और कहा कि किसी की किस्मत अगर भिखारी से भी खराब है तो मुझको दे दीजिए, मैं करोड़पति बना दूंगा। तो सर ऐसे तो फिर हर आदमी में गुंजाइश है कि वो अरबपति करोड़पति बन सकता है। यस, आप मुझे बताइए ना, ये मुकेश अंबानी जो पैदा हुए उस टाइम कितने बच्चे पैदा हुए? सब क्यों नहीं आज वहां मुकेश अंबानी? इसको रास्ता मिला, इसको मौके मिले, इसका वास्तु ऐसा होगा कि इसको उस जगह पे ले गया। तो इसलिए आदमी वेरी करता है कि वो किस ग्रुप में पैदा हुआ। अगर उस ग्रुप में पैदा होने के बाद कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे चले तो ये यहाँ पे आके बात खड़ी हो जाती है कि उसका वास्तु और उसके मौके मिलना। मुकेश अंबानी शुरू यहाँ से हुआ ना, आज वो यहाँ है। जो शुरू बेचारा यहाँ से नीचे से होगा वो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक मर लेगा, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बात बड़ी महत्व रखती है कि आप कहाँ से चले गए, कहाँ आके ख़त्म हुए। आप एक ही ग्रुप में पैदा हुए, एक ही डेट पे पैदा हुए, एक ही टाइम पे पैदा हुए, होते रहे। तो इसलिए वास्तु अपना चमत्कार जरूर दिखाता है, लेटर और सुनर ये आपको जंप देगा या ख़त्म कर देगा। अगर ख़राब है तो ख़त्म कर देगा और अगर अच्छा है तो जंप डेफिनेटली मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन सर इतने लोगों से आप मुलाकात करते हैं, कभी किसी क्लाइंट से मिलते वक्त आपको लगा हो कि अरे ये तो परफेक्ट वास्तु में रह रहा है, सारी दिशाएं भी खुली हैं, जो बंद होनी चाहिए वो भी बंद है और वो परेशान भी हो, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आपने कई बार देखा क्या? हम सर एक जगह गए थे, जब हम उसके घर में घुसे तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि यार इसको क्या परेशानी हो सकती है। और जब हमने उससे पूछा, हमने कहा जी आपकी तो लहर बहर होनी चाहिए। कहता हाँ जी। तुमने कहा आपने हमें बुलाया क्यों? कहता जी मन कर रहा था आपसे मिलने का। हमने कहा घर पे बुलाएं अपने। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कहा जैसे अंबानी को आदत है, मुकेश अंबानी को, कि कोई कितना ही बड़ी पहुंची हुई हस्ती हो
अपने हम अपने दरवाजे पे बुला लेना। मैंने कहा हो सकता है इस विचारधारा के लोग हों। मैंने कहा जी फिर भी कोई तो परेशानी, कहते हैं कोई परेशानी नहीं। फिर हमने कुछ उनको छोटी छोटी सी चीज़ें बताई। हमने कहा आपके घर में ऐसे ऐसे होता है? कहते हैं हाँ जी होता है। तो उसका उपाय बताया। तो मतलब वैसा हाउस हमें नज़र नहीं आया आज तक कि उतना बढ़िया हाउस किसी का हो सकता था। तो वहाँ सिर्फ इंटरनल सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो हमने उनको बता दी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परेशानी, ऐसी परेशानी नहीं थी जिसको कि उनको बहुत बुरी हालत हो रही है जी, वो पैसे से मोहताज, नहीं, बहुत कुछ था उनके पास, बहुत कुछ। मतलब जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई, हम सोच के हैरान हो गए कि इस लेवल पे लोग जी रहे हैं। तो बहुत कुछ था। ऐसे हाउस मिलते हैं सर हमें। लेकिन गलतफहमी का शिकार कोई घर मिला, बोले भाई हमने तो सर ये भी सही किया हुआ, ये भी सही किया हुआ, ये भी सही किया हुआ है, और आपने सारी बातें बोली थी, फिर हम परेशान क्यों हैं? ये तो बहुत मिलते हैं हमें। एक्चुअली वहाँ होता क्या है, वहाँ ना वो डायरेक्शन को समझ नहीं पाते। नहीं, आपने बोला नॉर्थ खोल तो खोल दिया हमने, आपने बोला साउथ बंद करो, हमने साउथ बंद कर दिया। अब उन्होंने नॉर्थ की जगह कुछ और खोल दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लोग डायरेक्शन को समझ नहीं पाते। हमने उन्हें बोला जी नॉर्थ में आप कोई मिट्टी के बर्तन में पैसा रखें। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ माना और वहाँ रख दिया। अब वहाँ बजाय आने के वो जो होगा वो भी चला जाएगा। जब उन्होंने सारी सेटिंग कर ली तो हमें बुलाया कि जी, हमने कहा चलो एक बार चेक तो करा लें, हमने कर तो लिया। तो हम गए, फिर अल्टीमेटली उन्हें दोबारा से सारा शफल करना पड़ा, सब सेटिंग करानी पड़ी। एक और सज्जन, उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली, ऑनलाइन कंसल्टेशन ली कि जी आपने देखो ये बताया था मैंने, नॉर्थ ओपन है, ये घर में नॉर्थ में पार्क है, और ये ले लिया, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो अब मुझे आप नई फर्म बनानी है और काम करना है। मैंने कहा नहीं चलेगी। कहता जी क्यों, आपने जैसे कहा था घर ऐसा लो वैसा लो। मैंने कहा तुम्हारे साउथ में झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं तुम्हारी दीवार के साथ? कहता हाँ। मैंने कहा हटवा दो। कहता जी मैं कैसे हटवा सकता हूँ, मेरी जगह नहीं, लेना नहीं देना नहीं, किसी की जगह है। तो मैंने कहा ऊपर तुमने ममटी के पास स्टोर बना रखा है? कहता हाँ जी। मैंने कहा हटा दो। कहता जी नहीं, वो ऊपर वाली फ्लोर का है, जिसका उसका है, मैं उनको कैसे कह सकता हूँ। तो ऐसी स्थितियां कई बार आ जाती हैं। लोग हमें देख के, हमारे पॉडकास्ट सुनने के बाद भी थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं, पूरा ज्ञान तो सर मिल ही नहीं सकता ना आपको कहीं भी। वो तो जब तक हम साइट पे ना हो या हम उसको ऑनलाइन ना देखें, हमें तब समझने में हमें भी कई बार कई दिन लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1-1.5 घंटे का टाइम देते हैं, और उसमें अगर हो जाए तो हो जाए, ना हो तो हमें दोबारा उसको टाइम देना पड़ता है। तो इससे टाइम लग जाता है। तो आसान काम नहीं है। सर कोई ऐसा केस ध्यान में आ रहा है आपको जिसमें बहुत समय लग गया था आपको? लग ही जाता है सर। अब लोग करेक्शन करते हैं, करेक्शन करने में 6-6 महीने लग जाते हैं। एक केस में? एक केस में। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए 20-25 एकड़ की फैक्ट्री है, उसमें हम करेक्शन बता रहे हैं अगर, तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस बताया जा रहा है, तो लग जाता है। कई बार 1-1 साल लग जाता है, लग जाता है। लेकिन सर लोग ज्यादा क्या दुरुस्त कराते हैं, अपने घर या अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिसेस? सभी कुछ कराते हैं। जिसके पास जो है, हर आदमी चाहता है कि मेरा ये भी देख ले, मेरा ये भी देख ले। एक बार हम एक विजिट पे गए, बात हुई थी 2 जगह की कि जी मेरे एक घर है मेरा और एक दूसरा घर है जो मैंने लेना है, दोनों देखने हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो उसने फैक्ट्रियाँ, 3-4 फैक्ट्रियाँ दिखा दी, और 2-3 घर दिखा दिए, ये कि वो। फिर वो आदमी चाहता है यार जब आए हैं तो मेरे ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। फिर तो वो एक चीज़ नहीं छोड़ता जी, एक बच्चा, ये मेरा बच्चा है जी, ये मेरी वाइफ है जी, ये कोना वो सोचता है कि दिखा दूँ मैं किसी तरीके से। लेकिन सर आपका विश्लेषण क्या कहता है, किसी का अगर घर का वास्तु खराब है और ऑफिस और फैक्ट्री का सही है, तो ज्यादा असर कौन सा डालता है, खराब वाला या सही वाला? बराबर चलता है ये। अगर अच्छा, फैक्ट्री का बहुत बढ़िया वास्तु है और घर का खराब है, तो घर की वजह से जो प्रॉब्लम होनी है वो प्रॉब्लम होनी है। अगर फैक्ट्रियों का खराब है और घर का बहुत बढ़िया है, फैक्ट्रियों में भी रिलीफ मिल जाएगा। अगर फैक्ट्रियों का बढ़िया है और घर का खराब है तो घर में रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब घर का वास्तु आपके कर्मस्थली पे तो असर डालेगा, हाँ, लेकिन ऑफिस का सही वास्तु घर सही नहीं करेगा। ऐसा क्यों सर? सर हम फैक्ट्री में सोते नहीं ना। ओके। और जो बदलाव हमारे जीवन में आते हैं वो मैक्सिमम सोने से आते हैं। तो अगर घर का वास्तु अच्छा है तो आपकी खराब फैक्ट्री को भी चला सकता है। और अगर घर का वास्तु खराब है और फैक्ट्री अच्छी है, हो सकता है फैक्ट्री बंद भी हो जाए।
तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है वास्तु को लेकर जितनी चर्चाएं होती हैं, जितना हम समझते हैं, समझाते हैं, जो अवेयरनेस आनी चाहिए थी उतनी संजीदगी के साथ, हालांकि लोग अब समझने लगे, वो आप आती हुई देख पा रहे? सर मैं जब यूट्यूब पे आया हूँ 2 साल हो गए मुझे आज। हाँ। हालांकि उससे पहले भी मैं कई बार कोशिश की पर मैं नहीं कंटिन्यू कर सका। जब मैं आया ना तो मैं समझता था ये जितने वास्तु कंसल्टेंट हैं ये बड़े परफेक्ट होंगे और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ज्ञान होगा। पर जब मैं इस पे आया और मैंने इनको सुना, मैंने इनकी बुक्स वगैरह पढ़ी, मैं शॉक रह गया सर कि ये मतलब अभी ए बी पे भी नहीं पहुंचे और जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और लोग इनसे त्रस्त हो रहे हैं। तो मैंने जब पहली बार एक पॉडकास्ट किया तो उसके बाद तो मेरे पास लाइन लग गई सर, और डेली की 1000 कॉल आने लग गई और लोग इतने त्रस्त के पूछिए मत कि जी हम तो उसको भी बुला चुके हैं, हम तो हमारे यहाँ तो वो भी आ चुका है, हमारे यहाँ वो भी आ चुका है, हमने 1 करोड़ रुपया वास्तु पे खर्च कर दिया, आज तक पोजीशन वैसे के वैसे ही है। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिली। तो सर ये बड़ा एक मतलब हम समझते हैं बड़ा, हमारे यहाँ अगर कोई है तो बड़ा मार्मिक सी स्थिति है कि इस तरीके से लोग जो नौसिखिए कहें या उन्हें अज्ञानी कहें, क्या कहें, तो मार्केट के अंदर तबाही मचा रहे हैं। तो अपराध भी है सर। डेफिनेटली मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली वो हमारे सॉफ्टवेयर में फीड हो रहा है और वो अल्टीमेटली एक दिन फूट के बाहर आएगा। तो आदमी भ्रम में ना रहे कि मैंने छुपा के कर लिया और मैं बच जाऊंगा। छुपा लेना जितना मर्जी है, उसको खुद को तो पता है काम तो उसके सॉफ्टवेयर ने करना है, सही बात किसी दूसरे ने नहीं करना। तो मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में किसी ऐसे शख्स को देखा नहीं जिसने दूसरों को त्रस्त किया, जाने और अनजाने, और खुद वो उसने ऐश की हो। क्षणिक तो वो जीवन जी सकता है, सुखद जीवन, बाकी तो उसको त्रस्त भोगना ही पड़ेगा। तो आज आप देख भी रहे हैं एक वास्तु कंसल्टेंट के हाल जी। हाँ, तो इस तरीके से अब आने वाले समय में आपको बड़े सारे लोग ऐसे नजर आएंगे। लेकिन सर जब आप मौके पे जाते हैं आपके लिए आसान सिचुएशन कौन सी रहती है? कोई शख्स पहले आके वास्तु खराब कर गया हो उसे दुरुस्त करना, या पहली बार आपको बुला रहा होता है? दोनों चीजों में कैसे फर्क करते हैं? सर जो पहली बार बुला रहा है वो तो फुल कॉन्फिडेंट होता है कि यस मैं जिसको बुला रहा हूँ तो सोच के बुला रहा हूँ और ये फिट करेगा। और जिसने कईयों को आजमा चुका होता है, या तो वो ब्लाइंड गेम खेल रहा होता है कि यार इसको भी आजमा लो, इतने लोगों ने मेरा बेड़ा गर्क किया है एक बार और सही, और या फिर वो ये सोच के या मुझे परख के बुलाता है कि यस मैंने इसका बताया हुआ कुछ काम किया और मुझे असर आया, तब वो मुझे बुलाता है। और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पहले हमें कुछ छोटी सी एक कंसल्टेंसी लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये इस लेवल का आदमी होगा, और वो उसके बाद फिर हमें बुलाते हैं, पता चला 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री 5 फैक्ट्री, फिर वो बढ़ती चली जाती है। तो उनको जब असर आता है तो वो बुलाते हैं। लेकिन सर कोई भी शख्स जब आपको घर पे बुलाता है, बुलाने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी उतना ही मुतमईन होता है आपको लेके या वास्तु को लेके जितना वो शख्स जिसने आपको बुलाया है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो पूरा परिवार इस बात के लिए सक्षम होता है कि यस हम बुलाएंगे। तो हमें ये बताया जाता है कि जी हम ये हमारा टीवी लगा हुआ है और रोज हम यहाँ बैठ के सब लोग आपका ये प्रोग्राम देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। तो 90% लोग सभी इस बात के लिए तैयार होते हैं कि यस बुलाओ। लेकिन 10% में जो एग्री नहीं करते उनको अलग से कन्विंस आपको करना पड़ता है? नहीं सर। अच्छा। उनको हम एक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं जी मेरे पति तो मानते नहीं, वो तो करते नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप उनकी फोटो यहाँ लगा दो और अब की बार आए ना आप यहाँ सोने लग जाना, यहाँ सोने लग जाओ, उनकी फोटो यहाँ लगा दो। अच्छा सोने का उनको बोलना आज यहीं सो जाते हैं। मैंने कहा 2-3 दिन उनको यहाँ सुला लो, उसके बाद वो अपने आप सोने लगेंगे। अब वो सोने लगते हैं, घर में चेंज, बच्चों में चेंज, उनके अंदर चेंज। तब वो उनको बताती हैं कि जी मेरे को ऐसे ऐसे उन्होंने बोला था आपको यहाँ सुलाने के लिए, मैंने आपको यहाँ सुलाया तो मुझे मेरे में चेंज आया, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। हम हिम्मत नहीं हारते सर, हम पूरा साथ देते हैं कि आपको किसी तरीके से, जहाँ कहीं बिल्कुल ही, अभी कल ही हम एक वो कर रहे थे, एक सर्वे कर रहा था मैं,
तो मुझे शायद 4-5 दिन लग गए सोल्यूशन ढूंढने में। अच्छा। मैं दूर दूर तक गया उनके हाउस में, इधर जा उधर जा, देखा, बहुत ढूंढा। उनके यहाँ बेसमेंट, उनके 2 घर साउथ में बेसमेंट, तो बड़ी दयनीय स्थिति। तो अल्टीमेटली मैंने कल हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने उन्हें एक रूम में कहा, मैंने कहा जी इसमें सो जाओ। कहते नहीं जी ये तो हमारे गॉड का रूम है, हम इसमें नहीं सो सकते। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यहाँ से इस चक्रव्यूह को तोड़िए, एक आदमी एटलीस्ट घर से निकलिए और निकल के कहीं दूसरी जगह पे जहाँ विदाउट बेसमेंट एक रूम लीजिए और लेके उसमें रहना शुरू कीजिए। उसके बाद आपके अंदर जब ताकत आनी शुरू हो जाए तब आप इस घर को कुछ भी करें, चाहे डिमोलिश करें या बेचें, जो भी करें, तब आगे बढ़ें। मगर ठीक है जी, इस पे काम करते हैं फिर। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी। लेकिन सर बेसमेंट को आज के टाइम पे अवॉइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है सर। जितनी मल्टी स्टोरीज हैं, जितने मार्केट्स हैं, वहाँ हर जगह सर कई लेयर में बेसमेंट है ही है। हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम कमर्शियल्स की, एक बात करते हैं हम रेजिडेंशियल की। कमर्शियल में बेसमेंट इतना इफेक्ट नहीं करती जितना कि रेजिडेंशियल में करती है। अच्छा। तो यहाँ हम जब मैंने अभी आपको जो इवेंट सुनाया वो रेजिडेंशियल का था कि किसी के घर में अगर बेसमेंट इस तरीके से तबाही मचा रही है तो वो बर्बाद है, ख़त्म है, आप ये समझिए। और अगर आपके कमर्शियल में कहीं है, वहाँ सोते नहीं ना आप सर। आपकी जो एनर्जी ड्रेन होगी कहाँ, सोने से होगी ना। अगर बेसमेंट में सो रहे हैं वहाँ एनर्जी बेसमेंट सोख लेगी। मुझे अभी फ़ोन आया एक का, तो मैंने, वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो दिखा, कहते जी हमारे घर में बेसमेंट है। मैंने देखा उनका घर, तो बोलते जी, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। कहते हैं जी बेसमेंट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। फिर कहते नहीं जी बेसमेंट है इसमें। मैंने कहा यस मुझे मालूम है बेसमेंट है, उसके बावजूद बढ़िया है। तो कहते क्यों बढ़िया है जी? मैंने कहा जी आपके नॉर्थ में जो घर है उसमें भी बेसमेंट है। कहते हैं हाँ जी। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा उस घर में कैंसर है किसी को? कहते हैं हाँ जी। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, शायद ये बात हो गई 8-9 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी हो गई कि जी वो सब चले गए। उनकी जो माँ थी, रहती थी वहाँ पे, वो भी चली गई, उनको कैंसर था। कहते जी 6 लोग डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, और उसके बावजूद जो है उस घर में कैंसर रहा। और बीमारी वो नहीं पकड़ पाए, आपने बता दिया। मुझे सिर्फ घर देख के बता दिया कि जिस घर में कैंसर है। तो कहता है गुप्ता जी मैं तो फैन हो गया हूँ आपका, और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने घूम रहे हैं ये वास्तु वाले, ये सब तो जीरो हैं। सही बात है। तो मुझे ऐसे कमेंट मिले सर, तो मुझे अच्छा भी लगा। और मैं, खैर मेरे अंदर ईगो तो कभी आते नहीं, कभी कमेंट तो इस बात का आया ही नहीं। मैं फिर वही आके खड़ा हो जाता हूँ कि मैं जितना लोगों के लिए कर सकूँ उतना बेहतर है। तो इसलिए ऐसे मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है कि मैं बहुत कुछ अच्छे स्केल पे हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो। ठीक बात है। और लोगों के फ़ायदे के लिए वास्तु ग्लोबल पे जो पॉडकास्ट आता है हम सवाल भी शामिल करते हैं। जी। ठीक है सर, तो ये फ़ायदा चलता रहेगा और हम और आप यूँ मिलते रहेंगे। और वास्तु ग्लोबल हर शाम, शुक्रवार शाम 6 बजे हम और आप मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने समय निकाला घनश्याम उपाध्याय शो के लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट को ये समेट रहा हूँ। उम्मीद है कि आप कोई पॉडकास्ट हमेशा की तरह पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे आपके अपनों का फ़ायदा होगा। और हमको अपने से ज़्यादा अपनों की फिक्र होती है। याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।